नमस्कार बच्चों, आज की जो वीडियो के अंतर्गत हम देख लेंगे वो है बेटा ट्रांसपोर्ट, जिसके अंतर्गत जल परिवहन। भारत के अंतर्गत जल परिवहन का विकास प्राचीन काल में ही हो चुका था, जिसके हमें कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। जल परिवहन एक प्राचीन परिवहन का साधन माना जाता है। सबसे सस्ता परिवहन का साधन भी इसे कहते हैं। तो दो चीज़ हो गई, सबसे प्राचीन हुआ और सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। जल परिवहन में रखरखाव या मार्ग निर्माण में लागत नहीं आती है, बहुत कम लागत देखने को मिलती है। भारी सामान को लंबी दूरी तक आसानी से सुरक्षित रूप से जल परिवहन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। यानी सामान भारी हो, लंबी दूरी तक उसका परिवहन कर सकते हैं, आसानी से उसे पहुंचा सकते हैं। भारत में जल परिवहन के बारे में बताया है कि यहाँ प्राचीन काल में ही विकास हो चुका था जल परिवहन का। कौन से विद्वान हैं जिन्होंने बताया? एक तो हुए बेटा मेगास्थनीज, इन्होंने लिखा है कि भारत में जल परिवहन का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था। दूसरे विद्वान हैं एरियन, इन्होंने भारतीय जल परिवहन के विकास के बारे में वर्णन किया था। इन्होंने लिखा है कि उत्तर भारत की प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ थीं 17। दूसरी तरफ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ 13। इनके अंतर्गत प्राचीन काल में जल परिवहन किया जाता था। इनमें नावें चलाई जाती थी। किसने कहा ऐसा? मेगास्थनीज और एरियन ने अपने लेखों के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है इनका। तो प्राचीन काल से ही विकास हो रहा है। भारत के पास एक समुद्री जहाजी बेड़ा था, सुरक्षित जहाजी बेड़ा, जिस पर एक राजा हुए थे, चोलवंशी राजा, उनका एकाधिकार था। भारत के जहाजी बेड़े पर प्राचीन काल में चोलवंशी राजाओं का एकाधिकार था। इतना सस्ता था उनका जहाजी बेड़ा कि विदेशी आक्रमणकारियों का साहस नहीं हुआ समुद्री मार्गों से भारत पर वो आक्रमण कर सकें। बहुत ही सशक्त जहाजी बेड़ा उनके पास था। पिछली शताब्दी तक भी भारत के अंतर्गत नदियों में जल परिवहन होता था। उसमें बताया गया है कि भारत की एक नदी जिसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत विगत शताब्दी में जल परिवहन किया जाता था, और वो किया जाता था डिब्रूगढ़ तक। इसी प्रकार से गंगा नदी के अंतर्गत भी परिवहन होता था। गंगा नदी के अंतर्गत जो परिवहन होता था वो होता था बेटा आपका पटना से आगरा तक। कहाँ तक हो रहा था बेटा? पटना से आगरा तक। तीसरी नदी की बात करते हैं, यमुना के अंतर्गत आगरा तक स्टीमर चलाए जाते थे। तो तीनों नदियों के बारे में बता देंगे। विगत शताब्दी में ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ तक परिवहन होता था? डिब्रूगढ़। गंगा नदी के अंतर्गत पटना से आगरा, और यमुना नदी के अंतर्गत आगरा तक स्टीमर यानी कि छोटे जहाज चलाए जाते थे। परंतु सबसे बड़ी समस्या जल परिवहन के सामने जो उत्पन्न हुई वो हुई थी बेटा रेल परिवहन से। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत के अंतर्गत रेल परिवहन का विकास अधिक किया अंग्रेजों ने।
उससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जल परिवहन को, जिसके चलते हुए तीव्र गति से जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया भारत में। परंतु आज भी भारत के अंतर्गत जल परिवहन की अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। अधिक विकास भारत में किया जा सकता है। जल परिवहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भारत में मौजूद हैं। भारतीय जलमार्गों का वर्गीकरण जो किया गया है, उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो होता है बेटा आंतरिक जल परिवहन, या इसको कह सकते हैं नदी जल परिवहन। दूसरा है समुद्री जल परिवहन। अधिकांश जो व्यापार होता है समुद्री मार्गों का, वो जल परिवहन से, वो समुद्री मार्गों से हो रहा है। दो भागों में इन्हें बांट दिया। आंतरिक जल परिवहन क्या है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत परिवहन होता है। भारत के पास अंतर्देशीय जहाजरानी, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, अंतर्देशीय जहाजरानी के लिए जलमार्ग जो उपलब्ध है उनकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। तो भारतीय जहाजरानी के लिए आंतरिक जलमार्ग कितने प्राप्त हो रहे हैं, 14,500 किलोमीटर। लेकिन इसका पूर्ण रूप से अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। कितने किलोमीटर लंबे जलमार्ग का, पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाए। आंतरिक जल परिवहन के प्रमुख स्रोत हैं जिनसे आंतरिक जल परिवहन सबसे अधिक किया जाता है। उनमें एक तो आती है बेटा नदियां और दूसरा है नहरें। कौन से हुए, नदियां और नहरें हैं आंतरिक जल परिवहन के स्रोत, इन्हें माना जाता है महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बड़ी नदियां भारत के अंतर्गत जैसे कि सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है। ये भारत की कैसी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं जल प्रवाह की दृष्टि से। तो बड़ी नदियों के अंतर्गत जल परिवहन की सुविधा के लिए कितना किलोमीटर लंबा मार्ग भारत में प्राप्त हो रहा है, यदि पूछ लिया जाए आपसे, तो भारत में बड़ी नदियों का 3700 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। भारत के अंतर्गत 3700 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग मौजूद है। लेकिन इस 3700 किलोमीटर आंतरिक जलमार्ग का उपयोग हम अभी तक नहीं कर पाए हैं बड़ी नदियों के अंतर्गत। इसमें से जो हमने उपयोग किया है बेटा, वो किया है मात्र 2000 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का ही उपयोग कर पाए, अर्थात 2000 किलोमीटर लंबा नदी जलमार्ग यंत्रीकृत है। कैसा है, कुल तो बताना है आपको 3700 किलोमीटर बड़ी नदियों का आंतरिक जलमार्ग, उसमें से यंत्रीकृत यानी जिसका हम उपयोग कर पाए वो कितना हुआ, 2000 किलोमीटर। नौगम्य का मतलब होता है बेटा जहां तक उसमें नावें चलाई जा सकती हैं। नौगम्य का मतलब समझ रहे हैं, अर्थ क्या हुआ, जहां तक उसके अंतर्गत नावें चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से नहरी जलमार्ग की हम जब बात करते हैं, ये तो नदियों का हो गया। नहरी जलमार्ग भारत में जो उपलब्ध है नौगम्य है, जिसमें नहरें वो जहाज चलाए जा सकते हैं, वो है 4300 किलोमीटर का। लेकिन इसका भी हम पूर्ण रूप से अभी तक उपयोग नहीं कर पाए। 4300 किलोमीटर नहरी जलमार्ग का नौगम्य जरूर है, लेकिन इसमें से यंत्रीकृत जो जलमार्ग है, यंत्रीकृत जलमार्ग की लंबाई मात्र 900 किलोमीटर है। दोनों समझ में आ जाएंगे। नदियों का कुल नौगम्य कितना हुआ
3700 किलोमीटर। यंत्रीकृत कितना हुआ? 2000 किलोमीटर। इसी प्रकार से नौगम्य नहरों का 4300 किलोमीटर, जिसमें से यंत्रीकृत है 900 किलोमीटर। महत्वपूर्ण जलमार्ग हुए। यदि क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों में आंतरिक जलमार्ग की सुविधा अधिक प्राप्त है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन अधिक किया जाता है, तो उन राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आंतरिक जल परिवहन की सुविधा है इसके अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के बाद आता है बेटा पश्चिमी बंगाल। यहाँ भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं अधिक प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश, असम, इसके अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा। तो कौन कौन से लिखेंगे राज्य जिनके अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है, अधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा। कोई दिक्कत इसके अंतर्गत आएगी तो नहीं भाई? आ जाएगा समझ में। भारत के अंतर्गत जलमार्गों का विकास करने के लिए एक भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। ध्यान रखना, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई? आंतरिक जलमार्गों का विकास करने के लिए। कब की गई? 27 अक्टूबर 1986 में भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बना दिया गया, जिसकी को जिम्मेदारी दी गई जलमार्गों का विकास करने की। इसने भारत के अंतर्गत स्थायी नदी जलमार्ग विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया। कौन से? स्थायी नदी जलमार्ग बनाने का कार्य इसने प्रारंभ किया। भारत सरकार ने कुछ नदी जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। प्रश्न यह आता है कि भारत सरकार ने कौन से नदी जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है? अब कौन से जलमार्ग हैं जिन्हें नदी जलमार्ग घोषित किया है? भारत सरकार ने 6 नदी जलमार्ग घोषित किए हैं। कितने हो गए? 6। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद महत्वपूर्ण नदी जलमार्ग, सबसे लंबा नदी जलमार्ग इसे कहा जाता है। हल्दिया पड़ता है पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत और इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी का जलमार्ग इसे कहा जाता है। कौन सी नदी का जलमार्ग हुआ? गंगा नदी का। आपको पता है गंगा नदी हिमालय पर्वत गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका? हिमालय पर्वत गंगोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड से कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आकर के इसमें एक सहायक नदी मिलती है बेटा, जिसका नाम है यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय यमुनोत्री हिमनद से। दोनों का संगम होता है, जिसे इलाहाबाद, जिसको कहा जाता है प्रयागराज। क्या कहा गया है आजकल? प्रयागराज कहते हैं इसको। यहां आकर दोनों मिल जाती हैं। गंगा की सहायक हो गई यमुना नदी,
इसके अलावा हिमालय से निकलने वाली और भी सहायक नदियां हैं गंगा की। कुल सहायक नदियों की संख्या है 17। कितनी हुई? प्रमुख सहायक नदियों में और भी आती हैं, जैसे कोसी है, गंडक है, घाघरा है, घग्गर नदी। ये सभी गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ जाती है बिहार। बिहार से कहाँ पहुँच जाती है बेटा? पश्चिम बंगाल की तरफ, और पश्चिम बंगाल होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जन कर देती है। तो कहाँ गिरी? उद्गम हुआ हिमालय गंगोत्री से, कहाँ जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक महत्वपूर्ण नदी जलमार्ग इसने प्रदान किया है। तो प्रथम नदी जलमार्ग का नाम क्या हुआ? हल्दिया से इलाहाबाद। महत्वपूर्ण गंगा नदी का जलमार्ग है, ये 1650 किलोमीटर नौगम्य है। कितने किलोमीटर की है बेटा? 1650। इसमें 20 दे रखा है, लेकिन ये 1650 है। 1650 किलोमीटर नौगम्य से माना जाता है। इसमें नावें चलाई जाती हैं। नंबर 2 जलमार्ग आपको बताना है, धुबरी से सदिया जलमार्ग। धुबरी से सदिया जलमार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के अर्धशुष्क क्षेत्र से होता है। तिब्बत से निकलती है, हिमालय पर्वत तिब्बत से निकल करके चीन में बहती है ज़्यादातर, और चीन के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिया गया है सांगपो। क्या कहते हैं इसको? सांगपो कहा जाता है बेटा। भारत में इसका प्रवेश होता है, पूर्वी भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ से आगे बढ़ती है, असम में पहुँच जाती है। असम में इसकी कुछ सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। असम में इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। असम से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश पहुँच जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है बांग्लादेश की जमुना। क्या नाम दे दिया? बांग्लादेश की जमुना कहा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अंत में कहाँ गिर जाती है बेटा? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है, अपने जल का विसर्जन करती है। एक महत्वपूर्ण नदी, ज़्यादातर कहाँ बहती है? चीन के अंतर्गत। कहाँ बह रही है भाई? चीन में बहती है। तो ये जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी का हुआ। धुबरी से कहाँ तक है बेटा? सदिया तक। इसकी जो कुल लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। यानी 891 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग हुआ नौगम्य। कितना किलोमीटर? 800, यानी 891 किलोमीटर तक इसमें क्या चलाई जाती हैं? नावें। दूरी कहाँ के मध्य है बेटा? धुबरी से सदिया के। तीसरे जलमार्ग की बात करते हैं। वो जलमार्ग होगा बेटा आपका कोल्लम कोटापुरम। कोल्लम कोटापुरम जो जलमार्ग है, इसे पश्चिमी तट का, यानी पश्चिमी तट नहर जलमार्ग भी कहा जाता है। कौन सा जलमार्ग हो गया? पश्चिमी तट नहर जलमार्ग। दो तट हुए, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पड़ता है अरब सागर की ओर और पूर्वी तट पड़ता है बंगाल की खाड़ी की ओर। बेटा पश्चिमी तट की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनकी लंबाई बहुत कम है। छोटी लंबाई की अधिकांश नदियां हैं पश्चिमी तट पर, जो अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? जाकर के अरब सागर में।
तो इस जलमार्ग की लंबाई अधिक नहीं है बेटा, मात्र 168 किलोमीटर तक इसे नौगम्य बताया गया है। कितने किलोमीटर? 168 किलोमीटर। नंबर 4, चंपाकारा नहर जलमार्ग है। चंपाकारा नहर जलमार्ग केरल का जलमार्ग माना जाता है। कौन से राज्य का है बेटा? केरल। चंपाकारा नहर कहाँ पर है? केरल में। ये छोटी दूरी का जलमार्ग है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। इसके अंतर्गत मात्र 14 किलोमीटर तक ही नाव चलाई जाती हैं। अर्थात कितने किलोमीटर तक नौगम्य हुआ? 14 किलोमीटर। 4 जलमार्ग हो गए। कितने हो गए बेटा? 5वें जलमार्ग की बात करते हैं। उद्योग मंडल नहर है। उद्योग मंडल नहर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 5, केरल का है। छोटी दूरी का जलमार्ग इसे कहा जाता है। मात्र 22 किलोमीटर तक यह नौगम्य माना गया है। कितना किलोमीटर हुआ? 22 किलोमीटर। अंतिम जलमार्ग की बात करते हैं, वह है बेटा भागा से लखीमपुर जलमार्ग। कौन सा हुआ? भागा से लखीमपुर जलमार्ग एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो भागा लखीमपुर दोनों कहाँ पड़ेंगे बेटा? असम में। कौन से राज्य में है? असम में। 6 नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग भारत सरकार ने इसे घोषित किया है। महत्वपूर्ण जलमार्ग है। भारत सरकार ने इन जलमार्गों को मजबूती प्रदान करने के लिए तो 6 आप ध्यान रखेंगे बेटा। कौन कौन सी हुए? नंबर 1 हल्दिया से इलाहाबाद, गंगा नदी का है। दूसरा धुबरी से सदिया, कौन सी नदी हो गई? नंबर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम जलमार्ग कहाँ का हुआ बेटा? पश्चिमी तट का। और चंपाकारा नहर जलमार्ग केरल, उद्योग मंडल केरल और भागा लखीमपुर असम। इन सभी जलमार्गों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक विधेयक पारित किया, जिस विधेयक को एक नाम दिया गया बेटा राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015। तो राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक कब पारित किया है भारत सरकार ने? 2015 में। क्यों किया? आंतरिक जलमार्गों का विकास करने के लिए, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए। तो भारतीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है, जो बनाया गया है, बोर्ड बनाया गया है इसके लिए, यह वित्तीय संस्थानों को एकत्र करके राष्ट्रीय जलमार्गों को यानी शिपिंग और नौवहन के लिए अनुकूल बनाता है। उसने कुछ रुपए व्यय करने के लिए इन्हें सुविधा दी है कि कितने रुपए व्यय करके इसको मजबूती प्रदान की जा सकती है आंतरिक जल परिवहन को। तो उसने व्यय के लिए जो प्रावधान रखा है वो 3500 करोड़ रुपए का रखा है। कितने का रखा है बेटा? 3500 करोड़। लेकिन आज भी भारत का आंतरिक जल परिवहन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। जो हमने आपको पहले ऊपर बता दिया है, हम पूर्ण रूप से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं कौन सी हैं जिससे भारतीय आंतरिक जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। उसका पहला कारण माना जाता है आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख समस्या बाधा भारत की अधिकांश नदियों का मौसमी होना। मौसमी होने का मतलब होता है वो वर्ष भर नहीं बहती। वर्षा ऋतु में जल का प्रवाह उनमें अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु में तो वो सूख जाती है या जल का प्रवाह बहुत ही कम रह जाता है।
जब जल की गहराई ही कम हो जाएगी क्या उसमें नावें चलाई जा सकती हैं? नहीं चल। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्ष भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियां कैसी हैं? मौसमी। तो पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या जो आती है आंतरिक जल परिवहन में, जल स्तर में परिवर्तन होना। कौन से बेटा? जल स्तर में परिवर्तन होना। होता है परिवर्तन। आप देखते हैं भारत की अधिकांश नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है बाढ़? बाढ़ का मतलब होता है नदी अपने यानी कि जो औसत स्तर है उससे ऊपर बहना शुरू कर देती है, तटों से ऊपर होके बहती है, जिससे वो अपना मार्ग बदल लेती है। वो मार्ग बदल लेती है तो क्या आती है बेटा? बाढ़। तो वर्षा ऋतु में अधिकांश नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है और शीत और ग्रीष्म ऋतु में जल का स्तर उनमें लगातार घटता रहता है। ये समस्या आती है आंतरिक जल परिवहन में। तीसरा जो कारण बताया गया है बेटा, जल प्रपातों का होना। जल प्रपात गॉर्ज जिसे कहा जाता है, कब बनाती है नदी? नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, पठारी क्षेत्र से निकलती है। जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आती है, कोमल चट्टानें उसके मार्ग में आ जाती हैं। चूना युक्त चट्टानों से जब कोई नदी बहती है तो अपने साथ बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर तो होते ही हैं उसके साथ। वो चूना युक्त चट्टानों को गोलना शुरू कर देती है, तेजी से काटता है जल का प्रवाह और गोलाई में वो घूमने लगता है जल, जिससे गहरे गर्त बन जाते हैं। उन गर्तों को कहा जाता है जलप्रपात या गॉर्ज। क्या कहते हैं उनको? जलप्रपात या गॉर्ज। बनाने का काम नदियां करती हैं, जो आंतरिक जल परिवहन में एक बाधा का काम करते हैं। एक बाधक हो गए हैं। क्या हो गए बेटा? बाधक। इसलिए नहीं हो पा रहा है। और क्या है? भारतीय नदियों में अवसाद की अधिकता। अवसाद का मतलब है अपने साथ बहाकर लाया गया मलबा। उन नदियों की तो बात छोड़ दें जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, उनमें अवसाद जमा नहीं होते। और भ्रंश घाटी से बहने वाली तो प्रमुख नदियां दो ही हो गई, प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं, नर्मदा और तापी। कौन सी है? भ्रंश घाटी में बहती हैं दोनों, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और अधिकांश नदियां कैसी हैं बेटा? अपने साथ अधिक तलछट मलबा बहा करके लाती हैं। और जैसे जैसे जल की गति कम होती है, प्रवाह कम होता है, ढाल कम हो जाता है, तो उसे वो बेटा नदी तल में जमा करती जाती है, जिससे नदी का तल उभरा हुआ हो जाता है, उथला हुआ हो जाता है। जल की गहराई हो जाती है कम। जल की गहराई कम हो जाएगी तो क्या वो परिवहन के योग्य रह जाएगा? नहीं। ये समस्या है। और क्या समस्या आती है? भारत की नदियों से सिंचाई हेतु क्या निकाल दी गई हैं? नहरें निकाल दी। नहरें निकाली गई तो जल का जो स्तर है वो कम होगा, और कम स्तर के अंतर्गत नावें चलाना संभव नहीं है। ये समस्या आ रही, इसलिए नहीं हो पा रहा है अधिक विकास। इसके अतिरिक्त भारत की जो तटीय क्षेत्र की नदियां हैं वो लवणीय हैं। कैसी हैं बेटा? लवणीय। ये आप बाधाएं बता सकते हैं, समस्याएं बता सकते हैं आंतरिक जल परिवहन की। आंतरिक जल परिवहन से लाभ क्या होता है, या आंतरिक जल परिवहन की विशेषता क्या है? आप लिख सकते हैं नंबर 1, यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दूसरी विशेषता क्या लिख देंगे? जल परिवहन में दूसरे परिवहन के साधनों की तरह निर्माण और रखरखाव में लागत कम आती है। तीसरा, जल परिवहन पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है। क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है इससे? नहीं होता। होता है क्या भाई?
तो पर्यावरण के अनुकूल साधन इसे माना जाता है। और क्या लिखेंगे? जल परिवहन में ऊर्जा की बचत होती है। क्या होती है बेटा? ऊर्जा की बचत। जल परिवहन से भारी माल तथा अधिक यात्रियों को लंबी दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। खर्चा कम आता है, अधिक माल को, अधिक यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जल परिवहन क्यों उपयोगी हो गया भारत में? वर्षा ऋतु के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के अंतर में कौन सा भाग हो गया भारत का? पूर्वोत्तर भाग। तो पूर्वोत्तर भाग के अंतर्गत सड़क और रेल मार्ग हो जाते हैं अवरुद्ध। ऐसे में वहां जाने का सबसे अच्छा परिवहन का साधन क्या हुआ? जल परिवहन। क्या हो जाता है बेटा? तो ये जल परिवहन की क्या हुई बेटा? प्रमुख विशेषताएं या लाभ। अब आता है समुद्री जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन से पहले आप एक चीज पढ़ ले बेटा, बंदरगाह। इसका दूसरा नाम होता है पत्तन। क्या नाम हुआ? पत्तन हुआ। तो क्या होते हैं बंदरगाह? किसी नदी या समुद्र तट पर, किसी नदी या समुद्र तट पर वह सुरक्षित स्थान जहां से जहाजों को माल चढ़ाने व उतारने की सुविधा प्राप्त होती है। क्या कहलाएगा? वो पत्तन कहलाएगा, बंदरगाह कहलाएगा। किसी नदी या समुद्र तट का वह सुरक्षित स्थान जहां से जहाज माल चढ़ाते भी हैं और उतारते भी हैं, पत्तन कहलाता है। एक शब्द और आता है पोताश्रय। दोनों अलग अलग होते हैं बेटा, पत्तन अलग है, पोताश्रय अलग है। समुद्र तट से कुछ समुद्र के अंदर वह सुरक्षित स्थान जहां जहाज जल भरते हैं, ईंधन लेते हैं और विश्राम करते हैं, उसे कहा जाता है पोताश्रय। समुद्र के अंदर होता है, कुछ तट से दूर। जहाज वहां रुक सकते हैं, ईंधन भर ले सकते हैं, जल भर सकते हैं। कौन सा स्थान क्या कहलाया? वो पोताश्रय। तो भारत के अंतर्गत महासागरीय जल परिवहन के लिए अनुकूल सुविधाएं प्राप्त हैं। भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी और कटी फटी तट रेखा है, जो पत्तनों के लिए आदर्श मानी जाती है। कैसी हुई? टेढ़ी मेढ़ी है और कटी फटी है, जो पत्तनों के लिए क्या हो गई? आदर्श। समुद्री परिवहन की सुविधाएं भारत में अधिक प्राप्त हैं। कुल 7516.6 किलोमीटर लंबी भारत की समुद्र तट रेखा कितनी हो गई बेटा? 75 से 16.6 किलोमीटर लंबी, लगभग में लिख सकते हैं 7517 किलोमीटर लंबी जो समुद्री तट रेखा है, वह बेटा पत्तनों के लिए अनुकूल है, आदर्श है। भारत में समुद्री जो क्षेत्र का विस्तार माना जाता है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कितना है बेटा? 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक। इसे माना जाता है, इस समुद्र तट रेखा पर जो पत्तन बनाए गए हैं भारत में, उनकी जब बात करते हैं बेटा, 13 तो बड़े पत्तन हैं। बड़े कितने हो गए? 13। प्रमुख बंदरगाह हुए 13। और छोटे पत्तनों की जब हम बात करते हैं वो कितने के बेटा? 200। कितने? 200 छोटे और मध्यम पत्तन हो गए। समुद्री
मार्गों से जो भारत का कुल परिवहन हो रहा है जल मार्ग का, बेटा ये ध्यान रखना 76% जल परिवहन का 76% जो परिवहन होता है वो होता है समुद्री जल परिवहन, बड़े पत्तनों से। बड़े पत्तनों से कितना हो रहा है? 76% जल परिवहन का। तो महत्वपूर्ण हुए। अब सबसे ज़्यादा जो पत्तन मिलते हैं छोटे और मध्यम, वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा छोटे पत्तन मिलते हैं बेटा आपके गोवा में, 53 हैं। कितने हुए? महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं 40, गुजरात में है 40, महाराष्ट्र में कितने हुए? 53। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, गोवा में है 5, दमन द्वीप में 2, कर्नाटक के अंतर्गत कितने? 9, केरल में है 13 और लक्षद्वीप में 40, तमिलनाडु में हुए 14, पांडिचेरी के अंतर्गत 1 है, पश्चिम बंगाल में 1 और अंडमान निकोबार में 23 है। अब जो 13 बड़े पत्तन हैं इनको 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी तट के पत्तन और पश्चिमी तट के पत्तन। यानी अरब सागर की ओर के पत्तनों को तो कहा जाएगा पश्चिमी तट के पत्तन और बंगाल की खाड़ी के ओर के पत्तन या बंदरगाहों को कहा जाएगा पूर्वी तट के पत्तन। महत्वपूर्ण हुए। भारत की सबसे बड़ी जहाज रानी जो कंपनी है कौन सी कंपनी बेटा? भारत की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी, इसका नाम था पहले प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदला गया है और प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदल करके इसका रख दिया बेटा पब्लिक लिमिटेड। तो भारत की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी का पहले नाम क्या था? प्राइवेट लिमिटेड। वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है? बदलकर पब्लिक लिमिटेड रख दिया गया है। इसे सम्मानित भी किया गया इस कंपनी को। और कौन सा रत्न इसे दिया गया है? कब दिया गया है? ध्यान रखना 24 फरवरी 2000। कब? 24 फरवरी 2000 में भारत की जहाज रानी कंपनी को मिनी रत्न से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। कौन सा रत्न दे दिया इसको? मिनी रत्न से सम्मानित कर दिया, इसे नवाज दिया है। यह कंपनी भारत में लगातार अपना कार्य कर रही है। इसकी बाहर वहन क्षमता है 3.5% और इसके पास जो बड़े बेड़े हैं उनकी संख्या है 84। कितने बेड़े हैं जहाज रानी कंपनी के पास? 84 हैं। तो ये तो हुआ आपका जल परिवहन। जल परिवहन के बाद आता है 3 हो गए, स्थल, जल और वायु। तीनों को हमने करा दिया। लेकिन स्थल परिवहन की एक नवीन विधा रह रही है जिसको कहा जाता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन को स्थल परिवहन की एक नवीन विधा के नाम से जाना जाता है।